आपका इंडिया न्यूज में वक्त सुपर फास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बड़े हादसे की। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई और देखते ही देखते ऊंची इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा सुबह करीब 8:45 पर हुआ, जब एक 3 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में कुल 14 लोग रहते थे, जिनमें से 2 लोग घर से बाहर गए हुए थे। इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से जिन लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया था, उनमें से 7 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 3 परिवार रहते थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि बिल्डिंग में कुछ और मरम्मत का काम भी चल रहा था। मंजिल खड़ा हुआ था, इसके ऊपर सपोर्ट थी, वो बनना था नया, सपोर्ट हट गई, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर देता है इसमें। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। अपनों की मौत पर महिलाएं सदमे में हैं। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनटीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने तुरंत मलबे से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। मरने वालों में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया, जहां पर कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर क्रेन के जरिए लगातार मलबे को हटाया गया। सकरी गलियां होने की वजह से राहत और बचाव के काम में बचाव कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के भावनगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। यहां शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुराने जहाजों की मरम्मत वाले शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस का सिलेंडर फटा, 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। पंजाब के पटियाला में रात भर पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पावर ग्रिड धू कर चलने लगा। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। पावर ग्रिड ब्लास्ट होने से राजपुरा शहर समेत इलाके के करीब 160 गांवों की बिजली गुल हो गई। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अचानक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई। डीयू में 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 3 साल के कोर्स पर मोहर लगाई गई और 4 साल के कोर्स को खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ। अब एडमिशन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। दिल्ली में डीयू के बीटेक के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक गुट 4 साल के कोर्स को खत्म करने के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एएन मिश्र ने कहा कि यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय के दबाव में कुलपति को यह फैसला लेना पड़ा। इससे पहले कल भारी विरोध के आगे झुकते हुए कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद आगे का रास्ता साफ हुआ। यूपीएससी की तरफ से आयोजित परीक्षाओं के तरीके में बदलाव के विरोध में पीएम आवास के पास प्रदर्शन करने वाले 200 से अधिक छात्रों को पुलिस ने आज तड़के हिरासत में ले लिया। एक छात्र शुक्रवार सुबह से ही पीएम आवास के पास प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस उन्हें बस में भरकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। महिला प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बस में भरने और पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान बर्बर व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। महिला प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बस में भरने और पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान बर्बर व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से कई बार क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि वे जहां प्रदर्शन कर रहे थे वो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में आता है। प्रदर्शनकारियों के न मानने के बाद उन्हें जबरदस्ती हटाने की कार्रवाई की गई। यूपीएससी की परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव हो सकते हैं। छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के संकेत दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग को अध्ययन करने को कहा है, जिसके बाद यूपीएससी जल्द ही विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है। मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर अब तक बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम उछाले जाने को सियासी साजिश बताया। सोनी ने कहा कि वो गलत काम की पैरवी कर ही नहीं सकते। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है।
कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, ये कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के सुदर्शन के नाम को उछाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मेहर ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। मेहर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। आरोपियों ने पूर्व सर संघचालक दिवंगत के सुदर्शन और सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश करने का आरोप लगाया था। इससे पहले व्यापम घोटाले में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, संघ को इसकी कोई चिंता नहीं। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के तार झारखंड से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा के करीबियों के शामिल होने के संकेत मिलने पर एमपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने झारखंड में कुछ जगहों पर छापेमारी की। चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद चीन ने पहली बार ये विवादित नक्शा जारी किया है। खबर के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बोट पंगोंग झील के भारतीय हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। यह घटना 24 जून की है। इस झील का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और चीन के नियंत्रण में। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा। ये पहला मौका नहीं है जब चीनी सैनिकों ने ऐसा किया है। अभी तक 12 बार चीनी और भारतीय सैनिक इस झील पर आमने सामने आ चुके हैं। विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। 1962 की लड़ाई में भी इस झील को लेकर उठे विवाद की बड़ी भूमिका थी। अब इस झील में घुसपैठ की खबर ने भारत की चिंताएं फिर से बढ़ा दी। घुसपैठ की खबर के बीच चीन से भारत की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर आ रही है। चीन ने अपने सीमा इलाके शिनजियांग को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए इंटरनेशनल रेल लिंक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए शुरुआती रिसर्च भी कर ली गई है। ये ट्रेन रूट चीन के शिनजियांग प्रांत के शहर कशगर को पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर से जोड़ेगा। ये रेल नेटवर्क भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से गुजरेगा। चीन के सरकारी अखबार ने यह खबर छापी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में पीएम की पाठशाला चल रही है। नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के करीब 195 सांसदों को पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं, मुद्दों पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें, जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले, विपक्ष और जनता की नजर आप पर है। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय बिताए, साथ ही वो ऐसा काम न करे जिससे सरकार की किरकिरी। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांसद ट्रेनिंग कैंप की न ही फोटो खींचे और न ही वीडियो बनाएं। साथ ही सांसदों को मीडिया से बात न करने की भी नसीहत दी। 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सत्र होंगे। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क लिया गया है। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम किया गया है, लेकिन सांसद शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खा सकेंगे। सूरजकुंड के एक होटल में चल रहे बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीएम के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ नेता सांसदों की क्लास ले रहे हैं।
सूरजकुंड में 2 दिन की बीजेपी की पाठशाला का समापन रविवार को वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी करेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के लोकसभा से 170 और राज्यसभा से 25 सांसद शामिल। ट्रेनिंग कैंप में नए चुने गए सांसदों को संसदीय कार्यों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों, सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। मोदी नए सांसदों को बता रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करना है और पार्टी को लेकर उन्हें किस तरह से जनता और मीडिया के बीच बात रखनी है। बीजेपी के नए सांसद भी ट्रेनिंग कैंप को लेकर उत्साहित दिखे। इन सांसदों का मानना है कि इस कैंप के जरिए उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक अभ्यास, एक एजुकेशन मिलती है कि किस तरह से इस पार्लियामेंट में हम अपनी कार्य प्रणाली को चला सकते हैं, तो निश्चित बेहतर होगा, बहुत फायदा मिलेगा इससे। सांसदों में ट्रेनिंग कैंप को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा कि उन्हें कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्किंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, काम करने की शैली क्या होनी, पार्लियामेंटेरियन का क्या काम होना चाहिए, पार्लियामेंट में किस रूप से हम काम करेंगे, वो हम अगर नियमानुसार करेंगे निश्चित रूप से तो अच्छा होगा, उसका लाभ भी मिलेगा। जी, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेक्युलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगा है। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने उठाया है। एंटनी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ है। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है कि हमारी ये नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाई। मोदी सरकार की ओर से जल्दी योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारी में योजना आयोग शामिल है, इसलिए 10 जुलाई को बजट पेश करने से पहले इसका गठन हो जाएगा। योजना आयोग उपाध्यक्ष की रेस में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सबसे आगे है। पीएम मोदी जल्द ही योजना आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके लिए मोदी इसके चेयरमैन। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मसले पर हो हंगामे के बीच बीजेपी ने भले ही चुप्पी साध ली, लेकिन आरएसएस मौन नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश को तोड़ने वाली धारा है और इस पर बहस कराए जाने की जरूरत है। कर्नाटक के राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज और त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुमार का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल को कर्नाटक का, जबकि मिजोरम के राज्यपाल को त्रिपुरा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। यूपीए 1 में कानून मंत्री रहे 77 साल के भारद्वाज ने 29 जून 2009 को कर्नाटक के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। तब से वो इस राज्य के राज्यपाल हैं। असम के पूर्व मंत्री रह चुके 71 साल के देवानंद कुमार 29 जून 2009 को बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। 21 मार्च 2013 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया था। इस समय 5 राज्यों में राज्यपालों के पद खाली हैं। नई केंद्र सरकार के दबाव के चलते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त और नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार पहले ही अपने पदों से हट गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन और गोवा के राज्यपाल वी बांचू के जल्द ही अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ लोगों को राज्यपाल बनाए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि असम के सीएम तरुण गोगोई की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। लोकसभा की हार पर मंथन के लिए बनी कांग्रेस की एंटनी कमेटी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं से मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई पुराने महासचिवों को हटाया भी जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नवाम तुकी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नवाम तुकी उनसे पहली बार मिले। तुकी ने पीएम मोदी को बधाई दी और अरुणाचल की समस्याओं और प्रोजेक्ट को मोदी के सामने रखा। Discuss about the development aspect of the state regarding hydropower development, tourism development, horticulture and agriculture and allied services, education and health sectors, and raise many other issues which is pertinent to my state. सीएम नवाम तुकी ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को काफी पॉजिटिव बताया। तुकी ने उम्मीद जताई कि केंद्र की ओर से अरुणाचल को पूरा सहयोग मिलेगा। नवाम तुकी ने कहा कि पीएम अरुणाचल के विकास को लेकर तत्पर है और अरुणाचल के लिए वो हर मुमकिन मदद करेंगे। Expenditure on salaries has been increased due to implementation of Central Sixth Pay Commission.
and gap between the 13 Finance Commission. Therefore, we have requested more fund in 14th Finance Commission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को केदारनाथ के दर्शन को जा सकते हैं। उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज भक्तों का पहला जत्था बलटाल से रवाना होगा। भक्तों की टोली में कुल 1160 यात्री हैं। बर्फबारी की वजह से पहलगाम चंदनबाड़ी का रास्ता बाधित हो गया है। इसे देखते हुए फिलहाल इस रास्ते से यात्रा पर रोक लगा दी गई। कल जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ था। बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जहां जहां भक्तों का ये काफिला रुक रहा है, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। खबर है कि लश्कर का आतंक इस यात्रा में खलल डाल सकते हैं। सुरक्षा विभाग की तरफ से इस तरह की आशंका जाहिर की गई है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खबर है कि 4 जुलाई से उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए रूट का उद्घाटन करेंगे। गंगा दिनों दिन मैली होती जा रही है। ताजा शोध से गंगा के पानी में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। पानी इतना दूषित हो चला है कि पाप धुले न धुले, इसके इस्तेमाल से आप बीमार जरूर पड़ सकते हैं। गंगा में क्रोमियम की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। वाराणसी से सांसद बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गंगा के सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी उमा भारती को सौंपी गई है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। राजधानी गुवाहाटी सहित 5 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कामरूप, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर और उदलगुड़ी जिले बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। लोगों को बाढ़ के चलते भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ के कारण अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ के चलते 30 से ज्यादा गांवों के 25,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए। फसलों का भारी नुकसान हुआ। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलुमख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। इलाके के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। लोगों तक खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। दिल्ली सड़क फरीदाबाद में एक ट्रक अचानक आग की लपटों से घिर गया। देखते ही देखते ट्रक में लगी आग की लपटें तेज होती गई। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह ट्रक सेक्टर 55 की ओर जा रहा था। ट्रक गत्ते से लदा हुआ था। अचानक गत्ते से आग की चिंगारी उठी और पल भर में ही आग की भीषण लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था। जैसे ही हार्डवेयर चौक पहुंचा, ये बिजली के तार से छू गया। बिजली के तार छूते ही गत्तों में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। राजधानी दिल्ली में 2 विदेशी महिलाओं से रेप का मामला सामने आया है। रेप के आरोप में पुलिस ने सरोजिनी नगर इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायत करने वाली दोनों महिलाएं तंजानिया की बताई जा रही हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक छात्र से यौन शोषण का मामला सामने आया है। दिल्ली के मंडावली इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने चेन छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों को पकड़ने के बाद महिला ने शोर मचा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बुलंदशहर में प्रेमी जोड़ी की हत्या कर उसकी लाश पेड़ पर लटका दी गई। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप प्रेमिका के घर वालों पर लगाया। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़की को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक जज की पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो गई। हादसे में जज रामास्वामी और उनकी दूसरी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिहार के छपरा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे मजदूरों ने रेल ट्रैक जाम कर हालातों का जायजा लेने आए डीआरएम का घेराव किया। गुजरात के जूनागढ़ में दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। बीते 4 दिनों से यह तेंदुआ कई जानवरों का शिकार बना चुका था। दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्किंग रेट बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक कार पार्किंग के लिए 10 रुपए लगते थे, लेकिन ये पार्किंग चार्ज 20 रुपए तक हो सकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में नमो आम की धूम है।